नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए एग्ज़ाम है ना, लैब टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो हम जानते हैं सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उम, उम, प्रयोगशाला वाला, है ना। ठीक है, तो इसमें जो है फिजिक्स वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये 20 यानी 20 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, मतलब 20वां क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान, है ना, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो होता है सार्वत्रिक, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो उसका मान होता है किस पर निर्भर करता है। ठीक है, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, या फिर पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यह जो राशि जी है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हम मतलब वह किस पर निर्भर करता है उसको देखना है। तो हम जानते हैं फोर्स होता है और जी एम एम, है ना, ये दोनों दो अलग अलग बॉडी का मास है, जैसे पृथ्वी और कोई उपग्रह है उसका, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो यहाँ पर ये जी जो होता है यह एक कांस्टेंट होता है, और यह कांस्टेंट का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रख कर उसमें फेरों की संख्या दुगुनी कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा। ठीक है, यह यहाँ पर एक बोला गया है, ये ऐसा एक कुंडली बना हुआ है। ठीक है, कुंडली बना है, तो इस कुंडली, है ना, यहाँ में फेरों की संख्या को दुगुना कर देना है। मान लेते हैं पहले n है, उसको बाद में 2n कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर देने से स्वप्रेरकत्व, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व, उसका मान कितना होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, यह ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी सोलेनॉइड का या फिर कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसका मान होता है म्यू ए एन स्क्वेयर अपॉन आई, है ना, म्यू ए एन स्क्वेयर अपॉन आई होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एन को के जगह पर 2n रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2n रखेंगे फार्मूला में, है ना, यहाँ पर, तो ये, है ना, इस प्रकार हो जाएगा 2n पूरे का स्क्वायर और अपॉन में आई। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू ए 4n स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, म्यू ए 4n स्क्वायर अपॉन आई, मतलब 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, इस फार्मूला में जो पहले वाला जो फार्मूला है म्यू ए एन स्क्वायर अपॉन आई की जगह पर अब हो जाएगा म्यू ए 4n स्क्वायर अपॉन आई, मतलब कि ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर स्वप्रेरण का मान जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस के 45 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए आवश्यक बर्फ़ की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, दिया हुआ है बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 336 जूल पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए 336 जूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं, यह थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह मान लेते हैं हम कि हमको m ग्राम बर्फ़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, m ग्राम बर्फ़ की आवश्यकता होगी पानी के टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करके 10 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए। ठीक है, और अभी जो है हम जब बर्फ़ को डालेंगे हम, है ना, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में डालेंगे तो बर्फ़ कोई नेगेटिव टेम्परेचर में होगा,
-5 -10 जितने में भी, अब वह पानी से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है, बर्फ़ का, और पानी का टेम्परेचर उसी समय पर कम होते जाएगा, ठीक है। तो बर्फ़ के द्वारा हीट जो एब्जॉर्ब किया जाएगा पानी से, वह कितना होगा? तो 1 ग्राम बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए 336 जूल की आवश्यकता होती है। तो m ग्राम बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए m इंटू 336 जूल, है ना, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है, पूरे बर्फ़ का, मतलब पानी बन जाएगा। अब जो बर्फ़ पानी बन गया है उसके टेम्परेचर वह और एब्जॉर्ब करेगा पानी से, जो पहले पानी था उससे बर्फ़ जो है, और है ना, ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बर्फ़ वाले पानी का ना, ध्यान दीजिएगा। और जो एक्चुअल में पहले से पानी था उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, ठीक है। तो और एब्जॉर्ब करता है और वह पहुंच जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, 10 डिग्री तक ठंडा करना है हमको। तो जो पहले 0 था वो अब गर्म होके 10 डिग्री पहुंच जाता है। तो इसमें उसको कितना आवश्यकता होगा ऊष्मा का? तो उसको आवश्यकता होगा m इंटू सी इंटू थीटा आर, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, m मास है उस बर्फ का, c जो है गुप्त ऊष्मा है, सॉरी ऊष्मा की मात्रा है, कितना ऊष्मा की मात्रा होगी आवश्यक होगी वह, जो कि 4.2, मतलब एक कांस्टेंट है, सॉरी ऊष्मा की मात्रा नहीं, कांस्टेंट है, जो है ना जूल में हम चेंज करते हैं, वो 4.2 जूल आता है उसका, है ना। तो वो ये है, कांस्टेंट है। और थीटा आर चेंज इन टेम्परेचर है, तो पहले 0 था वो 10 हो जाएगा, तो चेंज कितना हुआ 10 डिग्री का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 4.2 इंटू 10 - 0, है ना, 0 से 10 पहुंचा तो 10 - 0, सबको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 42m, 42m, ठीक है। ये इक्वेशन 2 लिख देंगे इसको। तो सबसे पहले था इक्वेशन 1 m इंटू 36, है ना, m इंटू 36, ये इक्वेशन 1, और m इंटू 42, ठीक है, इक्वेशन 2। तो कुल ऊष्मा की मात्रा जो बर्फ को मिली, है ना, पानी से, वो हो गया कुल ऊष्मा की मात्रा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 378, है ना, m, है ना, इतना m जूल, है ना, ऊष्मा की मात्रा जो है बर्फ ने पानी से अब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब इसी समय पर जो पानी के द्वारा बर्फ को दी गई ऊष्मा, मतलब वहाँ से बाहर निकल रहा है ऊष्मा पानी से, ठीक है। तो पानी से बर्फ को दी गई ऊष्मा, वो है ना, जो 30 डिग्री पर था वो अब 10 डिग्री पर हो जाएगा कम होकर के। तो उसकी मात्रा कितनी होगी? तो उसकी मात्रा होगी m इंटू सी और फिर से थीटा एफ, है ना, थीटा एफ जो सॉरी थीटा, हाँ एफ लिखें डब्लू लिखें कोई भी, है ना, जो वाटर का है ना उसमें जो चेंज होता है इसके लिए। तो उसका मात्रा एम है, जो कि कितना है 45 ग्राम पानी, है ना। तो इसको हम एम ना लिख करके सीधा 45 लिखेंगे, 45। और सी कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हो गया 4.2, है ना। और चेंज कितना हुआ 30 - 10, हम जो कि पहले 30 में था वो 10 डिग्री में कम हो गया, है ना। जो जल की या पानी की ऊष्मा है उसका टेम्परेचर है वह, ठीक है। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 4.2, और यहाँ पर 30 - 10 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 दूने 90, ये 900 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 को, ठीक है। ये पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3780, 3780 जूल, जो पानी ने बर्फ़ को दिया, ठीक है। पानी ने बर्फ़ को दिया 3780 जूल, और उसको मिला 378 जूल, ठीक है। तो 378 इंटू एम जो है, इतना जूल बर्फ़ ने पानी को दिया, ठीक है, सॉरी बर्फ़ ने पानी से लिया इतना ऊष्मा, और पानी ने कितना दिया 3780 जूल दिया, ठीक है। एम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा
3780 डिवाइडेड बाई 378 करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बर्फ की मात्रा कितनी चाहिए 10 ग्राम। तो 10 ग्राम बर्फ की आवश्यकता होगी। ठीक है, 10 ग्राम बर्फ की आवश्यकता होगी 45 ग्राम पानी को 30 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करके 10 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए कितनी बर्फ की आवश्यकता होगी 10 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वरित्र की आवृत्ति है ना 256 हर्ट्ज है ना। स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है 256 हर्ट्ज। ठीक है, अब हवा में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड है। हवा में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड है। तो ध्वनि द्वारा उस समय में है ना चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इस प्रकार से मान लेते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा होगा, इस प्रकार से होता है। अब इसको यहाँ पर ऐसे इसको ठोकते हैं किसी चीज़ से तो ये दोनों कंपन करने लगते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे वेव चलता है ना। तो इस स्वरित्र का आवृत्ति कितना है तो 256 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 256 कंपन होता है। ठीक है, 1 सेकंड में 256 बार कंपन होता है। ठीक है, अब हवा में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये जो ध्वनि है इस प्रकार से इधर चलते जाएगी, उसका वेग कितना है 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी क्या होगी जिसमें जो स्वरित्र है 32 कंपन पूरे कर लेता है। ठीक है, 32 कंपन पूरे कर लेता है तो उस समय ध्वनि कितने दूर पहुंचा रहेगा। अब हमने देख लिया एफ का वैल्यू है 256। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/256। 1/256 ये हो जाएगा आवर्तकाल टी है ना। तो सेकेंड है ना 256 1/256 सेकेंड। और हमने देखा कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 344 मीटर पर सेकेंड। 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको देखना है कि 32 टी में यह कितना दूर पहुंच पाता है ना। 32 सेकेंड में बोला है ना, तो 1 सेकेंड में तो 1/256 कंपन करता है। ठीक है, तो 32 सेकेंड में कितना कंपन करेगा 32 इंटू 1 है ना। 32 टी बराबर हो जाएगा 32 इंटू 1/256। ठीक है, 1/256 तो ये हो जाएगा आपका 1/8 सेकेंड। यही इतने में 1/8 सेकेंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगा। तो 1/8 सेकेंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगा। 1 सेकेंड में ध्वनि 344 मीटर तय करता है, तो 1/8 सेकेंड में इतनी दूरी तय करेगा है ना। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 8 चौक 32 और 2 8 3 24, हाँ 43 मीटर तय कर पाएगा। 43 मीटर तय कर पाएगा जो वहाँ से वेव निकल रहा है स्वरित्र से वह। ठीक है, कितनी दूरी तय कर पाएगा 43। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं 43 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, ठीक।